हाय एवरीवन, व्हाट्स अप, कैसे हैं आप सभी लोग। आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू एकाग्रता सीए फाउंडेशन चैनल एंड मैं हूं आपकी लॉ की एजुकेटर वंशिका और आज मैं आपके लिए लेके आ गई हूं वन शॉट रिवीजन ऑफ आवर वेरी इंटरेस्टिंग एलएलपी एक्ट यानी कि द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। सो मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए और अपना एलएलपी एक्ट का वन शॉट रिवीजन क्लास को एंजॉय करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। राइट, सो बिना टाइम को वेस्ट करते हुए हम लोग अपने एलएलपी एक्ट को रिवाइज करना एक ही बार में बेस से लेके एंड तक शुरू करते हैं। तो देखो, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप जो है ना, इसमें हमारे टोटल मिला के 81 सेक्शंस हैं और 4 शेड्यूल्स हैं और यही जो एक्ट है हमारा वो पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल है, यानी कंप्लीट इंडिया एलएलपी एक्ट से गवर्न्ड है। जितने भी एलएलपीज हमारे इंडिया में इनकॉर्पोरेट होंगे उसके ऊपर हमारा एलएलपी एक्ट 2008 हो जाएगा एप्लीकेबल। राइट, अब यही जो 4 शेड्यूल्स है ना हमारे, वो कुछ इस तरीके से हमारे डिवाइडेड है। ठीक है, 4 शेड्यूल्स में जो हमारा सबसे पहला शेड्यूल है, इट टॉक्स अबाउट द म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स। अब फर्स्ट शेड्यूल में देखो हमारा क्या हो रहा है, ये है हमारा पार्टनर नंबर ए, ठीक है, ये है हमारा पार्टनर नंबर बी। इन दोनों के जो आपस के राइट्स हैं, ड्यूटीज हैं, एलएलपी की तरफ राइट्स हैं, ड्यूटीज हैं, वो हमारे यहाँ पे कवर हो जाएंगे हमारे फर्स्ट शेड्यूल में। राइट, इट विल टॉक अबाउट द म्यूचुअल rights and duties of the partners in the absence of an agreement, यानी कि जिस भी केस में हमारा एलएलपी का अग्रीमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। राइट, ये है हमारा एलएलपी का अग्रीमेंट। जहां पे ये अग्रीमेंट एग्जिस्ट कर रहा है उन केसेस में तो हमारा अग्रीमेंट के हिसाब से राइट्स, ड्यूटीज वगैरह सभी पार्टनर्स की डिसाइडेड होती हैं। बट जिन केसेस में एलएलपी का अग्रीमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है वहां पे हम लोग क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं हमारे एलएलपी के पार्टनर्स की राइट्स एंड ड्यूटीज। ठीक है, और यही जो है हमारा ये शेड्यूल नंबर 1 में हमने डिस्क्राइब करा हुआ है अपने एलएलपी एक्ट के। अब सेकंड शेड्यूल किसकी बात करता है, तो सेकंड शेड्यूल जो है ना हमारा, सेकंड शेड्यूल, सो फर्स्ट शेड्यूल हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। सेकेंड शेड्यूल बात करता है कन्वर्जन की, कन्वर्जन ऑफ अ फर्म, यानी कि पार्टनरशिप फर्म जब एलएलपी में कन्वर्ट होगी वो हम लोग सेकेंड शेड्यूल में बात करते हैं। थर्ड शेड्यूल हमारा बात करता है अगेन रिगार्डिंग द कन्वर्जन, बट नाउ दिस टाइम ऑफ अ प्राइवेट कंपनी इनटू अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। प्राइवेट कंपनी इनटू a limited liability partnership. And fourth schedule talks again about the conversion only of unlisted public company to a limited liability partnership. तो इस तरीके से हमारे एलएलपी एक्ट के 4 शेड्यूल्स को हमने डिवाइड करा हुआ है। इसी को हम लोग स्लाइड से देख लेते हैं। फर्स्ट शेड्यूल म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज, राइट। सेकंड शेड्यूल कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इनटू एलएलपी। थर्ड शेड्यूल कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनीज इनटू एलएलपी। फोर्थ शेड्यूल अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी इनटू एलएलपी। और ये जो एक्ट है हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट तो सेपरेट एक्ट है, ऑब्वियसली वो एलएलपीज पे अप्लाई नहीं करेगा। एलएलपी एक्ट के लिए तो अपना एक्ट आया है ना, द एलएलपी एक्ट 2008, राइट। Although LLP is a form of partnership, but it is not a partnership. Why? Because there are certain key and major differences between a limited liability and a partnership. इसीलिए difference है, तभी Indian Partnership Act 1932 हमारे
पार्टनरशिप के प्रोविजंस को गवर्न करता है, जबकि एलएलपी एक्ट 2008 लाया ही इसीलिए गया है क्योंकि वो स्पेसिफिकली हमारे एलएलपीज को कवर करता है। सो विद दिस हमने ये सारा का सारा स्लाइड जो है फर्स्ट वाली विच इज द स्ट्रक्चर ऑफ द एक्ट उसको यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे आएंगे, दैट इज वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट सर्टेन इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस एंड द लीगल नेचर ऑफ एन एलएलपी, जिसमें हमारी सबसे पहली डेफिनेशन आती है बॉडी कॉर्पोरेट की। तो हमें पता है बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर देखो क्या क्या आता है। बॉडी कॉर्पोरेट में सबसे पहले तो हमारी आ जाती है कंपनी, है ना। बॉडी कॉर्पोरेट firstly includes a company as defined under section 2 clause 20 of the Companies Act। हमने ये चीज पढ़ी थी, includes a company, जो कि हमने 2 clause 20 में पढ़ी थी of as per the Companies Act। ठीक है, एक तो वो सारी कंपनीज हमारी बॉडी कॉर्पोरेट्स होती हैं और साथ ही साथ में इवन आपकी एलएलपी को भी बॉडी कॉर्पोरेट बोला जाता है। सो इट ऑल्सो इंक्लूड्स एलएलपी। ठीक है, हमारी एलएलपी भी हमारी बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में आती है, यानी बॉडी कॉर्पोरेट इज अ वेरी वास्ट डेफिनेशन। उसके अंदर हमारी कंपनीज भी आती हैं, एलएलपीज भी आती हैं, इवन वो एलएलपीज जो कि बाहर रजिस्टर हुई हैं बट उनका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है, वो वाली एलएलपीज, यानी कि हमारी एलएलपीज which are registered outside India, which are registered outside India but have a place of business in India। ठीक है ना, वो सारी एलएलपीज भी हमारे बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में इंक्लूड हो जाती है। सो एलएलपी हमारी एक बॉडी, इसीलिए मैंने आपको पहले बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन बता दी और वही स्लाइड में लिखा है कि एलएलपी इज डिफाइंड एज अ बॉडी कॉर्पोरेट। यही तो मतलब हुआ, क्योंकि एलएलपी बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में आती है, इसीलिए बॉडी कॉर्पोरेट एलएलपी को डिफाइन किया गया है एक बॉडी कॉर्पोरेट की तरह। एलएलपी को डिफाइन किया गया है एक बॉडी कॉर्पोरेट की तरह, जिसकी एक अपनी सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है, डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स पार्टनर्स। जो चीज हमने सेम कंपनीज एक्ट के केस में भी पढ़ी थी कि कंपनी अलग, मैनेजमेंट अलग, वही चीज यहां पे भी अप्लाई होती है कि एलएलपी की अपनी खुद की आइडेंटिटी होती है, खुद की लीगल एग्जिस्टेंस होती है। ठीक है, इसकी आइडेंटिटी इसके पार्टनर्स से अलग है, यानी कानून की दुनिया में हमारे लॉ के अंदर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप की अपनी खुद की आइडेंटिटी है, खुद के एसेट्स हैं, खुद की लाइबिलिटीज हैं, और वही है हमारा सेपरेट लीगल आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट। राइट, हैज इट्स ओन आइडेंटिटी, इट्स ओन एसेट्स, its own liabilities distinct from its partners। ये लाइन समझ में आ गई? राइट, नेक्स्ट, LLP itself is liable for the full extent of assets and the partner's liability is limited। अब इसका क्या मतलब हुआ? देखो, हमने ये चीज तो बोल दी कि एलएलपी की अपनी एक सेपरेट आइडेंटिटी होती है। तभी तो जब किसी भी चीज की कानून के नज़र में एक अलग अपनी पहचान होगी, एक अलग अपनी आइडेंटिटी होगी, तभी उसके अपने खुद के एसेट्स होंगे। यानी एलएलपी के जो एसेट्स हैं, एलएलपी का फर्नीचर, एलएलपी की खुद की बिल्डिंग, ये सारी चीज़ें एलएलपी की हैं, उसके पार्टनर्स की नहीं है। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप की खुद की हैं ये सारी चीज़ें, और इसीलिए हमारी एलएलपी में जितनी भी लाइबिलिटीज आएंगी ना,
ठीक है, एलएलपी की जितनी भी हमारी लाइबिलिटीज आएंगी वो एलएलपी की खुद की होंगी, ठीक है, वो एलएलपी की खुद की होंगी। पार्टनर लाइबल नहीं होगा, पार्टनर विल ओनली बी लाइबल टू अ लिमिटेड एक्सटेंट। मतलब कल को एलएलपी की जो भी लाइबिलिटी है, जिसको भी एलएलपी पैसे ओ करती थी वो एलएलपी ओ करती है, एलएलपी के पार्टनर्स ओ नहीं करते हैं, एलएलपी ओ करती है। एलएलपी एक खुद पर्सन है, आपको समझ में आ पा रहा है, उसकी अपनी खुद की एक पहचान है, यही ये बोलना चाह रहा है। एलएलपी की खुद की वो लाइबिलिटी है और पार्टनर्स की लाइबिलिटी ऐसे केसेस में लिमिटेड होती है, यानी कि ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन। ओके, पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, तभी तो इसका नाम पड़ा है क्या, तभी तो इसका नाम पड़ा है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। ऑल राइट, ओके। नेक्स्ट, LLP can own property, enter contracts, incur debts. LLP की अपनी खुद की पहचान है, वो अपने नाम पर प्रॉपर्टी ओन कर सकती है, अपने नाम पर किसी को पैसे देने हैं तो वो उसके नाम पे दिए जा सकते हैं, किसी से पैसे लेने हैं तो वो LLP के नाम पे किए जा सकते हैं। तो आप समझ पा रहे हो इस चीज़ को, आपको LLP को एक पूरे पर्सन की तरह देखना है, क्योंकि कानून की दुनिया में एलएलपी की अपनी एक पहचान है, ठीक है, इसीलिए उसके एसेट्स उसके खुद के हैं, उसकी लाइबिलिटीज उसकी खुद की है, जिसको भी वो ओ करती है वो एलएलपी ओ करती है, कोई पार्टनर ओ नहीं करता, एलएलपी खुद वो चीज उन लोगों को या उस कॉर्पोरेट बॉडी कॉर्पोरेट को या किसी को वो पैसे ओ करती है, सेपरेट लीगल आइडेंटिटी, डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स पार्टनर्स। और उसी को फॉलो करते हुए, क्योंकि उसकी एक अपनी पहचान है, एक अपनी सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है, इसीलिए वो ओन करती है प्रॉपर्टी, वो कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर कर सकती है। कॉन्ट्रैक्ट में बताओ कौन एंटर कर सकता है? एक अनसाउंड माइंड का जो व्यक्ति नहीं है, जो आपका अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट नहीं है, माइनर नहीं है, ये हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कुछ बेसिक्स पढ़े थे, ऑल द पीपल हु कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। सिमिलरली एलएलपी भी अपने बेसिस पर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है। क्यों? क्योंकि उसकी अपनी एक पहचान है। वही चीज यहां पे लिखी है, एंटर कॉन्ट्रैक्ट्स, इनकर डेट्स, कोई भी डेट किसी को ओ करती है, किसी को पैसे देने हैं, एलएलपी खुद के नाम पे वो चीज कर सकती है। स्यू और बी स्यूड, एलएलपी चाहे किसी और इंडिविजुअल या कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट के ऊपर केस कर सकती है, कोई और इंडिविजुअल कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट एलएलपी पे केस कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसकी अपनी एक पहचान है। जो भी चीज लॉ में, कानून में जिसकी एक अपनी आइडेंटिटी है ना, सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर्स, खुद की पहचान है, उसके ऊपर कोई और भी केस कर सकता है और वो भी किसी और के ऊपर केस कर सकती है इन इट्स ओन नेम। यही तो इतनी देर से चिल्ला रही हूं। और चल क्या रहा है यहां पे? चलो, liability of the partners is limited to their capital contribution and any agreed contributions in the LLP agreement। अब देखो पार्टनर के साथ क्या हो रहा है ना, पार्टनर ने जितना भी कैपिटल कंट्रीब्यूट करा है LLP में, उसकी लाइबिलिटी उस कैपिटल कंट्रीब्यूशन तक ही लिमिटेड होती है। उसके बियॉन्ड LLP जो भी जिसको भी ओ कहती है वो LLP को खुद से पैसे देने पड़ेंगे, चाहे LLP कहीं से भी उस पैसे का अरेंजमेंट करे। Right? Okay. Next, combines the partnership's flexibility with corporate limited liability protection। देखो again a very interesting point। देखो LLP क्या करती है ना, एक हो गई आपकी कंपनी, ठीक है, एक हो गई आपकी पार्टनरशिप, एक हो गई कंपनी, एक हो गई पार्टनरशिप। अब ये एलएलपी क्या है? हमने कंपनी के बारे में भी सुना है, हमने पार्टनरशिप के बारे में भी सुना है, मैम ये एलएलपी कहाँ से आ गई बीच में? तो देखो एलएलपी जो है ना, वो कंपनी और पार्टनरशिप
दोनों के अच्छे अच्छे फीचर्स को कंबाइन करती है, यानी कि LLP इज द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। वो दोनों की अच्छी चीज़ें लेके अपने में ले आती है और फिर हमारी एक बहुत ही इजी फ्लेक्सिबल फॉर्म ऑफ कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर बन जाता है। ये भी एक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है। जैसे आपको पता है जब भी किसी को बिजनेस करना होता है या तो वो कंपनी खोलता है या फिर वो पार्टनरशिप के अंदर जाता है, ठीक है। तो LLP में आपको कंपनी के बेनिफिट्स और पार्टनरशिप के बेनिफिट्स कंबाइन करके LLP फॉर्म एग्जिस्टेंस में आया था। सो LLP क्या कर रहा है? LLP कंबाइन करता है द बेनिफिट्स ऑफ बोथ द कंपनी एंड पार्टनरशिप, यानी कि पार्टनरशिप की फ्लेक्सिबिलिटी, पार्टनरशिप की फ्लेक्सिबिलिटी और कंपनी की सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, ठीक है ना। ये इन दोनों के अच्छे फीचर्स हैं। पार्टनरशिप में जो फ्लेक्सिबिलिटी है, आपको कंपनी की तरह बहुत सारे कंप्लाइंसेस ROC के साथ में नहीं करने हैं, आपके कॉस्ट की भी सेविंग होती है ना। बहुत सारे झंझटों से बेसिकली आप पार्टनरशिप में बच जाते हो, जो कि आपको कंपनी अगर आप फॉर्म कर रहे हो तो उस केस में करने पड़ते हैं, है ना। तो LLP यही कर रहा है कि कंपनी के सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस का कॉन्सेप्ट की जो अपनी आइडेंटिटी दी गई है वो हमने LLP को दे दी, और साथ ही साथ में पार्टनरशिप जो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर कर रही थी ना, जो पार्टनरशिप की अच्छी चीज थी, वो भी हमने LLP को दे दी। सो इट combines the features of company as well as partnership, right? And last point बोलता है that provisions ensure that partners are not personally liable। ये तो हमने अभी अभी डिस्कस करा ही था कि क्योंकि LLP की अपनी खुद की आइडेंटिटी है, कानून में अपनी एक पहचान है, इसीलिए पार्टनर्स लाइबल नहीं होते हैं। LLP की अपनी खुद की लाइबिलिटी है, किसी को पैसे देना है, LLP लाइबल है, पार्टनर लाइबल नहीं है। पार्टनर लाइबल सिर्फ कुछ एक्सटेंट तक होगा। Right, now we'll be moving on to the next slide, which talks about the important definitions under the Limited Liability Partnership Act. सबसे पहले जो हमने डेफिनेशन की बात करी है, सेक्शन नंबर 2 जो है हमें पता ही है, वो डेफिनेशंस के बारे में बात करता है। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप इज डिफाइंड एज अ पार्टनरशिप फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। मतलब एक LLP किसी भी जो भी बॉडी कॉर्पोरेट आपकी एग्जिस्टेंस में आई है, उसको LLP तब बोला जाएगा जब वो LLP एक्ट 2008 के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग, LLP एक्ट 2008 के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग काम कर रही है। 2008 के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग काम कर रही है, तब एक LLP को बोला जाएगा कि वो एक LLP है, ठीक है। दूसरा, डेजिग्नेटेड पार्टनर क्या होता है? डेजिग्नेटेड पार्टनर वो पार्टनर होता है जिसको देखो LLP में बहुत सारे पार्टनर्स होते हैं, है ना। उसमें से फॉर एग्जाम्पल हमारे LLP में एक पर्सन था रामू, ठीक है, एक पर्सन था शामू और एक पर्सन था नवीन, ओके। और एक पर्सन था लेट्स से रोहन, ठीक है। रामू, शामू, नवीन और रोहन, ये 4 पार्टनर से नाम देखो, कोई भी वो नाम में कुछ नहीं रखा है, तुम लोग इधर कॉन्सेंट्रेट करो। नवीन हो, रामू हो, शामू हो, टामू हो, गोलू हो, मोलू हो, जो भी है, ये नामों में कुछ नहीं रखा है। ये सारे हमारे क्या थे? पार्टनर्स थे हमारे LLP के, ठीक है। अब इसमें से क्या हुआ ना, ये सारे हमारे LLP के पार्टनर्स थे। अब देखो जैसे कि क्या होता है, जब क्लास में आपको स्कूल के टाइम पे ग्रुप प्रोजेक्ट दिया जाता था और बहुत सारे लोगों में आप लोग जैसे ग्रुप्स बनते थे, 4-4 के ग्रुप बन जाते थे, या तो रोल नंबर वाइज ग्रुप बनते थे या फिर अल्फाबेटिकली बन जाते थे, या फिर टीचर रैंडमली कुछ बच्चों को एक ग्रुप में डाल देती थी, कुछ बच्चों को दूसरे ग्रुप में डाल देती थी, ऐसा भी होता था। वैसे ही एक ग्रुप लीडर अपॉइंट होता था आप लोग के साथ में या नहीं?
एक ग्रुप लीडर अपॉइंट होता था, जैसे 4 लोगों का ग्रुप है, उसमें से 4 में से कोई एक बंदा ग्रुप लीडर होता था जो कि ग्रुप के नॉर्मल फंक्शनिंग को देखता था। ग्रुप प्रोजेक्ट है तो वो देखता था ठीक है चार्ट तुम ले आना, कलर्स तुम ले आना, स्केच पेन्स तुम ले आना, ऐसे करके वो काम को डिवाइड करता था, द ग्रुप लीडर। वैसे ही यहाँ पे हमारे केस में सारे पार्टनर्स में से एक पर्सन ऐसा होगा जिसको हम बोलते हैं डेजिग्नेटेड पार्टनर, हु इज गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्टेन कंप्लायंसेस टू मेक श्योर दैट जो भी काम हो रहा है वो हमारे एक्ट के अकॉर्डिंग हो रहा है, जो भी काम हो रहा है वो सही से हो रहा है। ये चीज़ों को इंश्योर करने के लिए हमने एक पार्टनर लाया है जो इन्हीं चारों में से होगा, जिसको हम लोग बोलेंगे डेजिग्नेटेड पार्टनर। एंड डेजिग्नेटेड पार्टनर 2 होने चाहिए, राइट। सो इन चारों में से जो भी आपको पसंद है, लेट्स से रोहन, तो रोहन भाई को हमने बना दिया डेजिग्नेटेड पार्टनर। रोहन और नवीन दोनों को हमने बना दिया डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। यानी कि ये दोनों जो हैं आउट ऑफ ऑल द 4 will be responsible for compliances, for return filing purposes, जितने भी मेजर काम है oversee जो है LLP को वो हमारा designated partner करेगा। समझ में आ गया? All right. So यही यहाँ पे लिखा हुआ है designated partner, any partner appointed under section number 7 to fulfill the statutory duties. Okay. Next point. बॉडी कॉर्पोरेट का कौन कौन आता है ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। कंपनी आती है, LLP आती है, इवन LLPs दैट आर रजिस्टर्ड आउटसाइड ऑफ इंडिया वो भी आ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हमने बात करी फॉरेन LLP की। फॉरेन LLP देखो क्या होता है। नाउ व्हाट इज अ फॉरेन LLP? फॉरेन LLP ये एक ऐसी LLP है जो कि किसी अब्रॉड, क्या लिखा हुआ है फॉरेन, यानी फॉरेन में रजिस्टर हुई है, फॉरेन में इनकॉर्पोरेट हुई है, इनकॉर्पोरेटेड इन फॉरेन लैंड and have a registered place of business and have a place of business in India। ये आपको समझ में आया? इसका कुछ एग्जाम्पल देती हूँ। आप लोगों ने बिग फोर्स का नाम सुना होगा, नहीं सुना है तो आप बहुत ही जल्दी सुन लेंगे क्योंकि अब आप CA कोर्स में आ चुके हैं। सो बिग फोर्स क्या है ना, बिग फोर्स हमारी वो कंपनीज हैं जो कि पूरे वर्ल्ड में टॉप 4 अकाउंटिंग कंपनीज हैं। अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, टैक्सेशन, जो भी काम एक चार्टर्ड अकाउंटेंट करता है वो सारी सर्विसेज ये बिग फोर्स ऑफर करती है। यही जो बिग फोर्स है ना मोस्टली सभी की सभी LLP फॉर्म में फंक्शन करती हैं और ये सभी जो बिग फोर्स हैं इनके हेडक्वार्टर्स बाहर इधर उधर होते हैं। लेकिन ये क्या इंडिया में भी है? हाँ, तभी तो बहुत सारे जो CA के आर्टिकल्स हैं वो इन कंपनीज में जाके आर्टिकलशिप करते हैं। एक्साइटिंग ना? आपके लिए ये होमवर्क है, आप भी घर जाना और फटाफट से बिग फोर्स के बारे में सर्च करना, आपको बहुत मजा आएगा। तो यही जो बिग फोर्स है ना उनका एक प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में होता है, एक से ज़्यादा प्लेस ऑफ बिजनेस भी इंडिया में होते हैं, लेकिन ये इनकॉर्पोरेट या रजिस्टर कहाँ हुई होती हैं? कहीं बाहर, किसी बाहर वाले देश में ये रजिस्टर हुई होती है। यही एग्जाम्पल हो गया हमारी फॉरेन LLP का, जैसे कि KPMG LLP, ओके, BDO LLP, ये सारी हो गई हमारी एग्जाम्पल्स ऑफ अ फॉरेन LLP, राइट। देन LLP इनकॉर्पोरेटेड अब्रॉड और कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया डज नॉट इंक्लूड अ सोल प्रोपराइटरशिप, सोल कॉर्पोरेशन और अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। बेसिकली सिंपल सी ये बात कह रहा है कि हमारी जो ये बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन है
ठीक है, जो हमारी बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन है वो स्लाइड कहाँ गई, हाँ, इसमें कुछ लोग एक्सक्लूड हो जाएंगे। कौन कौन एक्सक्लूड हो रहा है हमारे बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन से? सबसे पहले सोल कॉर्पोरेशन, सोल कॉर्पोरेशन और साथ ही साथ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ठीक है, ये सभी हमारे बॉडी कॉर्पोरेट में इंक्लूड नहीं होते हैं, इनके लिए अपने होते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप्स होती है और हमारे इसके कोऑपरेटिव सोसाइटीज का तो कॉन्सेप्ट ही अलग होता है, तो वो भी हमारे बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं होता है। राइट, चलो, तो इसी के साथ हमारी ये डेफिनेशंस वाली स्लाइड भी पूरी हो जाती है और हम लोग आ जाते हैं हमारी, अच्छा डेफिनेशंस में अभी कुछ बचा हुआ है, अभी पूरा नहीं हुआ, रुक जाओ वापस आ जाओ। सर्टेन डेफिनेशंस आर स्टिल पेंडिंग, लेट्स कंप्लीट देम एज वेल। बिजनेस, अब मुझे बताओ बिजनेस क्या होता है? हाँ, बिजनेस तो वही होता है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पापा की हलवाई की दुकान है, ठीक है, मेरे बाबा रामलाल गणपत लाल शर्मा, इनकी हलवाई की दुकान है, तो ये बिजनेस कर रहे हैं। मैंने कहा हाँ, यही तो है बिजनेस। ट्रेड, कॉमर्स, एनी एक्टिविटी दैट यू आर गिविंग, जहाँ पे आप प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को सेल कर रहे हैं, बेच रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, उसी को हम लोग बिजनेस बोलते हैं। तो वही चीज यहाँ पे लिखी है, बिजनेस इंक्लूड्स एवरी ट्रेड, कॉमर्स, प्रोफेशन, सर्विस एंड ऑक्यूपेशन, जब तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ ऐसी लिस्ट ना निकाल दे जो कि इस लिस्ट में कवर नहीं हो रहा है, मतलब स्पेसिफिकली ना बोल दे कि ये सारी चीजें बिजनेस नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको पता होगा जुआ खेलना बहुत सारे स्टेट्स में बैन है, बट कुछ स्टेट्स में चलता है, जैसे सिक्किम में चलता है, वहाँ पे प्रॉपर जुए के वो है, यू नो देर आर दीज ऑल रेस्टोरेंट्स, लाइक व्हाट विल यू कॉल देम, जहाँ पे चलता ही ये कैसीनोज, वहाँ पे चलता ही ये है। ओके, लेकिन कई जगह पे तो ये बैन है। तो जब तक गवर्नमेंट ऐसे कुछ स्पेसिफिक लिस्ट ना निकाल दे जो कि आपके बिजनेस में नहीं आते हैं, बाकी कोई भी ट्रेड हो, किसी भी तरीके की कमर्शियल एक्टिविटी हो, प्रोफेशन हो, सर्विस हो, गुड्स बेच रहे हो, सर्विस बेच रहे हो, जो भी कर रहे हो, वो सारी चीजें हमारी बिजनेस की डेफिनेशन के अंदर आती हैं। Partner is defined under section 2 clause 1q means any person who becomes a partner in the LLP in accordance with the LLP agreement। यानी कि देखो क्या होता है ना, जो भी आपके LLPs है ना, उनका एक अग्रीमेंट फॉर्म किया जाता है, LLP अग्रीमेंट। उस अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग द पार्टनर्स आर सपोज टू एक्ट। उस अग्रीमेंट में लिखी होती हैं द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स। ठीक है, क्या है ये? दिस इज एन LLP अग्रीमेंट। ठीक है, इसी LLP अग्रीमेंट में हमारी लिखी होती हैं द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर। समझ में आया? यही तो बेस है आपके LLP का। जब भी कोई भी, फॉर एग्जाम्पल तुम 3 से 4 दोस्त मिले और तुमने सोचा, हम लोग क्या कहते हैं ना, हम लोग मोमोज बेचते हैं, 4 लोग मिलके मोमोज बेचेंगे, मोमोज का स्टॉल लगाएंगे, जो भी प्रॉफिट आएगा उसको आपस में बांट लेंगे। इसी को जब तुम्हें अगर तुमने ये बिना रजिस्ट्रेशन करे करवाया तो ये हो गया एक पार्टनरशिप का एग्जाम्पल। बट अगर यही तुम 3-4 लोगों ने खुद को प्रॉपरली लॉ में रजिस्टर करवाया, तो हम आगे पढ़ेंगे कि एक LLP इनकॉर्पोरेट कैसे होती है, तो तुम LLP में आ गए। ठीक है ना? तो तुम क्या करोगे, एक अग्रीमेंट बनाओगे ना। अगर 3 से 4 लोग कोई भी धंधा करते हैं तो वो एक अग्रीमेंट बनाते हैं जिसमें टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती हैं कि इस तरीके से काम करेंगे, ये रूल्स हैं। ये सारी चीजें कहाँ लिखी होती हैं? हमारे LLP के अग्रीमेंट के अंदर। राइट, सो यही वो LLP का अग्रीमेंट है जहां पे राइट्स, ड्यूटीज, LLP कैसे चलेगी, फॉर्म कैसे होगी, डिसॉल्व कैसे होगी, कैपिटल कंट्रीब्यूशन कितना होगा, आपका ये सभी चीजें हमारे अग्रीमेंट में होती हैं। और अग्रीमेंट ही वो बेसिस है जिसके बेसिस पर हमारी LLP काम करती है। तो यही चीज हमने यहाँ पे लिखी हुई है, दैट who becomes a partner in the LLP in accordance with the LLP agreement। So जो भी person, for example हमारे एग्जाम्पल में राम, श्याम, मोहन में से
मोहन आपका पार्टनर तब ही बना होगा जब एलएलपी अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग उसको एलएलपी के अंदर लिया गया होगा। जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस एलएलपी अग्रीमेंट आपका इलैबोरेट करता है, उन कंडीशंस के अकॉर्डिंग जब आप राम, श्याम या मोहन को अपॉइंट करोगे एज अ पार्टनर ऑफ द एलएलपी, तभी माना जाएगा कि वो पार्टनर एलएलपी का पार्टनर है। सो हु इज अ पार्टनर? अ पार्टनर is a person who has been appointed in the LLP as per the LLP agreement. Okay? Okay. Next, what is the meaning of financial year? ये तो हमने बहुत बार पढ़ा हुआ है। क्या होता है बच्चे फाइनेंशियल ईयर? बताओ। फाइनेंशियल ईयर हमारा 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। हमारा न्यू ईयर कब से स्टार्ट होता है मैम? 1 जनवरी से। वो न्यू ईयर है, ये फाइनेंशियल ईयर है। ये दोनों कॉन्सेप्ट्स अलग अलग हैं। न्यू ईयर इज डिफरेंट, फाइनेंशियल ईयर इज डिफरेंट। फाइनेंशियल ईयर हमेशा से फिक्स डेट है, पहले से ही सेट किया हुआ है, 1 अप्रैल से होता है और अगले साल की 31 मार्च तक जाता है। जैसे हमारा न्यू ईयर्स 1 जनवरी से शुरू होता है और 31 दिसंबर को खत्म होता है, वैसे ही जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल से शुरू होता है और अगले साल की 31 मार्च को खत्म होता है। पूरे 12 महीने ये ऐसे स्पैन करता है, 1 अप्रैल to 31 मार्च। सो लेट्स से 1 अप्रैल 2024 को जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ था वो अभी 1 अप्रैल 2024 को जो फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ था वो अभी 31 मार्च 2025 को पूरा हुआ होगा। अभी जो डेट गई ना वो फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग होती है, क्योंकि अब आप सीए के स्टूडेंट्स हैं तो आपको फाइनेंशियल ईयर के कॉन्सेप्ट के बारे में पता होना चाहिए, राइट। सो ये हो गया हमारे फाइनेंशियल ईयर का कॉन्सेप्ट और यही चीज जो है वो हमने यहाँ पे लिखी हुई है। फाइनेंशियल ईयर मीन्स द पीरियड फ्रॉम 1st day of April till 31st day of March of the following year, यानी कि 1 अप्रैल 2024 को जो फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ है वो अगले साल 31 मार्च 2025 को पूरा होगा। Now we have the next definition which is of small LLP. अब देखो small LLP क्या होता है। स्मॉल एलएलपी दो चीजों को कंबाइन करता है। एक फैक्टर है हमारा कंट्रीब्यूशन और दूसरा फैक्टर है हमारा टर्नओवर। ठीक है, कंट्रीब्यूशन यानी जो भी आपके पार्टनर्स ने एलएलपी में कंट्रीब्यूट किया है। स्मॉल एलएलपी देखो आपको वर्ड से ही समझ में आना चाहिए, छोटी एलएलपी मतलब एक हो गई नॉर्मल एलएलपी जहाँ पे बहुत बड़े बड़े साइज की एलएलपीज हो सकती है। स्मॉल एलएलपी छोटी एलएलपी। मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन जिस एलएलपी में पार्टनर्स का सबका 25 लाख से ज्यादा नहीं है, अप टू 25 lakhs and turnover is up to 40 lakhs. ठीक है, सो कॉन्ट्रीब्यूशन इज अप टू 25 lakhs एंड टर्नओवर इज अप टू 40 lakhs. इससे ज्यादा कंट्रीब्यूशन या टर्नओवर नहीं होना चाहिए, तभी आपकी जो एलएलपी है उसको स्मॉल एलएलपी बोला जाएगा। अच्छा मैम टर्नओवर कब का चेक होगा? तो जो आपका टर्नओवर है ना वो चेक होगा आपके प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का। ठीक है, दिस विल बी चेक्ड ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। समझ में आ गया? इसी को हम लोग बोलते हैं हमारी स्मॉल एलएलपी। ओके, नेक्स्ट अग्रीमेंट क्या होता है? अग्रीमेंट तो बच्चे कितनी बार वही बात हो गई कि जब भी आप लोग जो है तुम चार दोस्त गए मोमोज का ठेला लगा के बिजनेस करने, तो तुम चारों ने एक पेपर पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस लिख लिए, कुछ रूल्स लिख लिए। वही जो टर्म्स एंड कंडीशंस हमने लिखे हैं, ठीक है, वही जो टर्म्स एंड कंडीशंस
हमने लिखे हैं, जो रूल्स हमने लिखे हैं, वो सभी रूल्स हमारे अग्रीमेंट को देते हैं जन्म। उसी के बेसिस पे आपकी एलएलपी आगे परफॉर्म करती है, आगे फंक्शन करती है। समझ में आ गया? ओके, now we are going to the next slide, which is the comparison of LLP, traditional partnership and company. देखो, वैसे तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी समझा ही दिया कि हमारी जो LLP है वो कंपनी और आपका पार्टनरशिप के बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स कंबाइन करती है और बेस्ट चीज़ें आप लोगों को ऑफर करती है। अब हम लोग कुछ कंपैरिजंस में जाते हैं, जैसे कि LLP जो है ना वो लिमिटेड लाइबिलिटी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, हमें ये बात पता है। पार्टनरशिप के केस में द पार्टनर्स आर पर्सनली लाइबल फॉर द लाइबिलिटीज ऑफ द कंपनी, बट LLP यानी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के केस में आपके पार्टनर्स की लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी जो LLP है, ओके, योर LLP owes the LLP owes 50 lakhs to some body corporate. Okay, let's say. लेकिन जो हमारी LLP है उसके पास में जो एसेट्स है ना, जिससे वो उनको पे करेगी अपनी लाइबिलिटी को, those assets are only worth, but the LLP has assets worth 30 lakhs। तो LLP ओ तो करती थी 50 लाख रुपए, लेकिन LLP के पास में आज की डेट में एसेट सिर्फ 30 लाख तक के हैं, तो LLP 30 लाख ही पे कर पाएगी। ऐसा नहीं होगा कि जितने भी आपके LLP के पार्टनर्स हैं उनको अपना घर वगैरह बेचना पड़े। LLP के पार्टनर्स इस केस में लाइबल नहीं होते हैं, पर्सनली लाइबल नहीं होते हैं आपके LLP के पार्टनर्स। यानी कि अगर पैसे कम है, ज्यादा हो करते थे 50 लाख हो करते थे, पर 30 लाख ही पे कर पा रहे हैं, तो ये आपकी लिमिटेशन है। बट इससे ज्यादा LLP अपने पार्टनर से नहीं बोल सकती कि मुझे 20 लाख कम पड़ रहा है, तुम मुझे दे दो। LLP के पास जितने के एसेट्स हैं उतने के ही एसेट से अपनी लाइबिलिटी LLP पूरी करेगी। ओके, देन ऑपरेट्स एज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, हमें पता ही है, बार बार इस पर डिस्कशन हो चुका है। एंड मेंटेन्स अ फ्लेक्सिबल मैनेजमेंट विद मॉडरेट कंप्लायंस। कंपनी के केस में तो झंझट ही अलग है, पता नहीं कितनी सारी कंप्लायंसेस करनी पड़ती है, कंप्लायंस कॉस्ट पता नहीं कहाँ आसमान छू रही होती है। लेकिन LLP के केस में ऐसा नहीं है, मॉडरेट कंप्लायंसेस है, मॉडरेट कंप्लायंस कॉस्ट है। और पार्टनरशिप में जैसे सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं मिलती है, एक अपनी पहचान नहीं मिलती है, LLP को अपनी पहचान भी मिलती है। इसीलिए LLP मोड इज द मोस्ट ऑप्टेड फॉर मोड, मोस्ट सॉट आफ्टर मोड, जिसको बहुत सारे बॉडी कॉर्पोरेट्स ऑप्ट करते हैं। कंपनी के हैसल्स बहुत ज्यादा है, पार्टनरशिप में अपनी लीगल आइडेंटिटी नहीं मिलती, कुछ गलत सलत हो गया तो किसी पे केस भी नहीं कर सकते। इसीलिए मोस्टली बॉडी कॉर्पोरेट्स वांट एंड एग्जिस्ट इन द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म। ओके, ट्रेडिशनल पार्टनरशिप में क्या होता है, हमने बहुत बार पढ़ लिया। ट्रेडिशनल पार्टनरशिप में हम लोग सेपरेट लीगल स्टेटस नहीं देते हैं। सिंपल 3 लोग 4 लोग की पार्टनरशिप होती है, आज है कल को नहीं है, कोई नहीं पूछने आने वाला। बट LLP के केस में आपको लॉ में खुद को रजिस्टर करवाना पड़ता है, जिसका प्रोसेस हम अभी आगे देखने वाले हैं। एक्सपोजेस पार्टनर्स टू अनलिमिटेड लाइबिलिटी, पार्टनरशिप में पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। एंड ऑफर्स मिनिमल स्टैट्यूटरी कंप्लायंस। देखो, झंझट पार्टनरशिप में तो बिल्कुल नहीं है। अगर आपको झंझट लेस जीवन चाहिए तब आप पार्टनरशिप को ऑप्ट कर सकते हो अपना बिजनेस करने के लिए। लेकिन एक बात ध्यान रखना, कल को कुछ भी इधर उधर गड़बड़ शड़बड़ कुछ भी होता है तो पार्टनरशिप के पास में कोई राइट नहीं है, ना तो पार्टनरशिप सू कर सकती है, ना पार्टनरशिप सू हो सकती है। ये सारे राइट्स जबकि हमारे LLP के पास में होते हैं, राइट? ओके, company possesses a separate legal identity and limited liability but is a burden with stringent regulatory and compliance requirements। यही तो तब से चिल्ला रही हूँ, बार बार गला थक गया बोल बोल के, तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा, बताओ। ओके, नेक्स्ट,
flexible management structure governed by the LLP agreement rather than strict company regulations। ये LLP का है, LLP agreement के अकॉर्डिंग, LLP agreement में जो terms and conditions लिखे हैं, rules लिखे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं। Regulating Act of LLP is the LLP Act 2008 and for Indian Partnership Act it is Indian Partnership Act 1932, right? Okay. रजिस्ट्रेशन ऑफ LLP इज मैंडेटरी, यही तो बात हो रही है, क्योंकि LLP बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स है। तो LLP के फॉर्म में अगर आपको खुद को एग्जिस्ट करवाना है तो आपको खुद को कुछ कंप्लायंसेस रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के साथ में करनी पड़ेंगी, जो हम अभी आगे देखेंगे, इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस। सो LLP के फॉर्म में अगर आप फंक्शन करना चाहते हो तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी है, लेकिन पार्टनरशिप के केस में ऑप्शनल है। पार्टनरशिप के केस में आपकी मर्जी है, तुम 4 दोस्त कल को मोमोज का स्टॉल लगा के मोमोज बेचते हो, तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारी मर्जी है, तुम चाहो तो मोमोज के स्टॉल के लिए अपना पार्टनरशिप को रजिस्टर करवा सकते हो, चाहो तो आज मोमोज बेचे कल बेचना बंद कर दिया, कोई पूछने नहीं आने वाला, ठीक है। LLP नेम शुड हैव द LLP सफिक्स। अब जब भी आप गूगल पे सर्च करेंगे बिग फोर्स का, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, आप सर्च करोगे तो हमेशा उसके आगे LLP लिखा होगा। तो LLP फॉर्म में जितनी भी पार्टनरशिप्स एग्जिस्ट करेंगी उनके नाम के आगे LLP का सफिक्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जबकि पार्टनरशिप फॉर्म में ऐसा कुछ नहीं है। कितने सारे पार्टनरशिप्स एग्जिस्ट करते हैं, क्या तुमने देखा है कि उनके नाम के आगे LLP लगा हो, सॉरी उनके नाम के आगे पार्टनरशिप लगा हो? तुम तीनों मोमोज बेचने गए, राम श्याम मोहन पार्टनरशिप, क्या ऐसे तुमने कहीं सुना है? नहीं। क्यों? क्योंकि वो मैंडेटरी नहीं है। LLP में जब भी कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट फंक्शन करती है एज एन LLP, खुद को रजिस्टर करवाती है एज एन LLP, उसके नाम के आगे LLP सफिक्स होना मैंडेटरी है। एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स इन LLP। हमारे LLP के अंदर कम से कम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होने जरूरी है। डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन होता है मैम? डेजिग्नेटेड पार्टनर बताया था ना, ग्रुप लीडर। सारे पार्टनर्स में से एक पार्टनर, 2 पार्टनर्स आपके कंप्लायंसेस देखेंगे, रिटर्न फाइलिंग देखेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट काम है वो देखेंगे, ऑथेंटिकेशंस देखेंगे। वही डेजिग्नेटेड पार्टनर 2 होने चाहिए मिनिमम, कम से कम LLP में 2 पार्टनर्स होने चाहिए। समझ में आया? ओके मैम, चिल्लाने क्यों लगे? तुम्हारे दिमाग में घुस जाएगा ना, 2 पार्टनर्स होने चाहिए। चलो आगे बढ़े। गवर्नेंस एंड डेजिग्नेटेड पार्टनर, सेक्शन नंबर 7 से 10, जहां पे हमने यही चीज बताई है, हर एक LLP में कम से कम 2 पार्टनर्स होने चाहिए, एटलीस्ट 2 designated partners, one of whom must be a resident in India। यानी कि आपके LLP में, हमारे एग्जाम्पल में राम श्याम मोहन नवीन में से रोहन और नवीन जो 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स थे, उसमें उन दोनों में से कोई एक इंडिया में रेसिडेंट होना चाहिए। और इस सेक्शन के पर्पसेस के लिए रेजिडेंट उस पर्सन को बोला गया है जो कि हमारे प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में कम से कम 120 डेज इंडिया में था। 120 days or more that designated partner stayed in India, then he will be called as a resident of India for the purposes of this section। आगे पीछे रेजिडेंट की डेफिनेशन बदलती रहती है। इस सेक्शन के लिए रेजिडेंट उसको बोला गया है जो कम से कम 120 दिन इंडिया में रहा था। ठीक है, सो जो 2 हमारे मिनिमम डेजिग्नेटेड पार्टनर की लीगल रिक्वायरमेंट है, उन 2 पार्टनर्स में से कम एक पार्टनर, एक डेजिग्नेटेड पार्टनर इंडिया में रेसिडेंट होना चाहिए, यानी कि इंडिया में 120 दिन मिनिमम वो होना चाहिए इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। ओके ओके, one of whom must, it specifies eligibility and the process of obtaining a designated partner's identification number, section 7, और 2 individual, फिर हमने बोला at least 2 individuals to be the designated partners। मतलब क्या? देखो, जो एक LLP होती है ना, जो एक LLP होती है, उसमें जो आपके पार्टनर्स होते हैं, जो LLP को कंप्राइज करते हैं, वो पार्टनर्स इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं और बॉडी कॉर्पोरेट भी हो सकती है। वो पार्टनर्स
बॉडी कॉर्पोरेट्स भी हो सकती हैं और इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं। मतलब मैम जैसे फॉर एग्जाम्पल एक एलएलपी है, उसमें राम, श्याम, मोहन, नवीन ये लोग पार्टनर्स हैं, तो क्या कोई कंपनी भी एलएलपी की पार्टनर हो सकती है? यस, इवन अ कंपनी कैन बिकम अ पार्टनर ऑफ अ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। समझ में आया? तो अब ये जो हमारा पॉइंट था वो यही बोल रहा है कि पार्टनर तो वो बन सकते हैं, लेकिन डेजिग्नेटेड पार्टनर इंडिविजुअल होना चाहिए, बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होनी चाहिए। डेजिग्नेटेड पार्टनर हमारा कौन बन सकता है? ओनली इंडिविजुअल कैन बिकम अ डेजिग्नेटेड पार्टनर। समझ में आया? ओके। अच्छा, एक स्लाइड एक्स्ट्रा हो गई क्या? ओके। Only two individuals to be the designated partners or nominees of such body corporate shall act as the designated partners. Nominees मतलब कि body corporate individuals के फॉर्म में अपने nominees अपॉइंट कर सकती है कि मैं body corporate हूँ, मैं तो LLP की designated partner नहीं बन सकती, लॉ ने मना करा है, लेकिन मेरे अपॉइंट किए गए nominees तो बन सकते हैं, है ना? मेरे अपॉइंट किए गए नॉमिनीज तो बन सकते हैं, तो वही जो नॉमिनीज हैं बॉडी कॉर्पोरेट के, दे कैन बिकम द डेजिग्नेटेड पार्टनर ऑफ द एलएलपी। ओके ओके। नेक्स्ट आता है प्रोविजन फॉर डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। एवरी एलएलपी मस्ट हैव एटलीस्ट टू डेजिग्नेट, ये तो हम कर चुके, रेपिटेशन हो रहा है। डेजिग्नेटेड पार्टनर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ensuring statutory compliances including timely filings and returns। बिल्कुल जब लेक्चर शुरू हुआ था ना तब से ये चिल्ला रही हूं, इंक्लूडिंग टाइमली फाइलिंग्स एंड रिकॉर्ड्स मेंटेनेंस, दे प्ले अ की रोल इन द एग्जीक्यूशन एंड अडेरेंस टू द एलएलपी अग्रीमेंट। ग्रुप लीडर के एग्जांपल से मैंने समझाया था, की रोल मेन पर्सन जो कि ग्रुप को ओवरसी करता है, वो डेजिग्नेटेड पार्टनर यहां पे कहलाया जाता है। सेंट्रल टू द फंक्शनिंग एंड गवर्नेंस ऑफ द एलएलपी, इंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। अब पार्टनर कौन है? सेक्शन नंबर 5। तो देखो, पार्टनर वो पर्सन है, कौन कौन आपके एलएलपी का पार्टनर बन सकता है? आप मुझे बताओ, कौन कौन एक काम को पूरा कर सकता है जो कि अनसाउंड माइंड का नहीं? हमने कॉन्ट्रैक्ट में भी पढ़ा था, पागल नहीं है, बेवड़ा नहीं है, काम पूरा कर सकता है, हु इज नॉट ऑफ अनसाउंड माइंड। ठीक है, अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसका दिवालिया निकला हुआ है और उसको भी डिस्चार्ज नहीं किया गया है, वो भी एलएलपी का पार्टनर नहीं बन सकता। भाई तुम लोगों के तो अपने मसले चल रहे हैं, तुम लोग या तो अनसाउंड माइंड के हो या फिर तुम्हारा जो है ये पूरा नहीं हुआ है, इंसॉल्वेंट हो तुम लोग के तो अपने मसले चल रहे हैं, तुम एलएलपी में पार्टनर आके एलएलपी को कैसे फंक्शन करवाओगे, है ना? तो ये लोग हमारे एलएलपी के पार्टनर्स नहीं बन सकते हैं। या फिर कोई ऐसा इंसॉल्वेंट जो डिस्चार्ज हो गया लेकिन उसकी एप्लीकेशन अभी कोर्ट में पेंडिंग है, तो मतलब जिसके भी अपने मसले चल रहे हैं ना, तुम अपने पहले मसले सलटा लो, एलएलपी का पार्टनर बाद में बन जाना, पहले अपने मसले सलटा लो। ठीक है, ओके। देन मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स, जो कि हमने बात कर ली कि एक एलएलपी में कम से कम 2 पार्टनर्स होने चाहिए। फॉर द एलएलपी टू बी इनकॉर्पोरेटेड लीगली, टू हैव अ लीगल एग्जिस्टेंस, देयर शुड बी अ मिनिमम ऑफ 2 पार्टनर्स। एंड अगर किसी भी टाइम ये जो आपके 2 पार्टनर्स की मिनिमम रिक्वायरमेंट है ना कि एलएलपी में कम से कम 2 पार्टनर्स होने चाहिए, अगर किसी भी टाइम कोई एक पार्टनर चला गया और लेट्स से एक ही पार्टनर बचा है, तो अगर ये चीज 6 महीने तक चलती रही, फॉर एग्जाम्पल मोहन सोहन 2 पार्टनर्स एलएलपी में थे, सोहन की और मोहन की झगड़ा हो गया, सोहन चला गया, सिर्फ मोहन बचा है। अगर मोहन अकेले ही 6 महीने तक अकेले बिजनेस चलाता रहा और उसने किसी और पार्टनर को नहीं बुलाया एलएलपी में मिनिमम रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए, को कंप्लाई करने के लिए, तो उस केस में क्या होने वाला है? उस केस में जो हमारा मोहन है, ही इज गोइंग टू बिकम पर्सनली लाइबल। यानी कि अभी तक जो हमने पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग एलएलपी के केस में पार्टनर की पर्सनल लाइबिलिटी नहीं होती है, जितना एलएलपी अपने एसेट से अपनी लाइबिलिटीज को पे करने के लिए दे सकती है, बस वही लाइबिलिटी होती है। लेकिन अगर 2 से कम हो गए, एक पार्टनर है तो और 6 महीने तक बिजनेस ऐसे ही चलता रहा एक पार्टनर के साथ में, तो भाई तुम पार्टनर, तुमने ऐसा क्यों करा?
तुम्हें ही हम पर्सनली लायबल ठहराने वाले हैं। कल को कुछ भी पैसा एलएलपी को देना होगा तुमको भी देना पड़ेगा, तुमको भी वो करना पड़ेगा। Got it ma'am. With this we have finished this slide as well and now we are moving towards the end, जहाँ पे हम लोग इनकॉर्पोरेशन प्रोविजंस की बात करेंगे। बस थोड़ी देर और बने रहो, उसके बाद हमारा ये फटाफट से एलएलपी एक्ट कंप्लीट होने वाला है। So देखो इनकॉर्पोरेशन प्रोविजंस जो है ना, उसमें क्या होने वाला है, आपको क्या करना है, आपको फाइल करना है एक स्टेटमेंट अलॉन्ग विद द प्रिस्क्राइब्ड फीस। इनकॉर्पोरेशन प्रोविजंस, इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस, आपको फाइल करना है एक स्टेटमेंट। ओके, स्टेटमेंट के साथ साथ में आपको फाइल करनी होगी, आपको देनी होगी एक प्रिस्क्राइब्ड फीस, ठीक है। और ये स्टेटमेंट और ये प्रिस्क्राइब्ड फीस आपको जाके सबमिट करवाना पड़ता है टू द रजिस्ट्रार, ठीक है। अब इस स्टेटमेंट में क्या लिखा होता है, इस स्टेटमेंट में हमारी कुछ स्पेशल चीजें होती हैं, जैसे कि आपका नेम ऑफ द एलएलपी, ठीक है। इसको हम लोग, इस स्टेटमेंट को हम लोग इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट भी बोलते हैं, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो यही जो है ना, इसमें आपका नेम ऑफ द एलएलपी होगा, आपका नेम ऑफ द पार्टनर्स होगा, नेम ऑफ द पार्टनर्स, नेम ऑफ द डेजिग्नेटेड पार्टनर्स एंड देयर एड्रेस, ओके। इनके एड्रेस होंगे, आपके बिजनेस का पर्पस क्या है, आप किस तरीके का बिजनेस एलएलपी में करने वाले हैं। सो एलएलपी का बिजनेस पर्पस, बिजनेस ऑब्जेक्टिव, ये सारी चीजें आपके इस इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के अंदर होंगी। और यही जो डॉक्यूमेंट होगा ना, यही जो स्टेटमेंट है जिसमें ये सारी की सारी चीजें हैं, इसको ऑथेंटिकेट करवाना पड़ेगा एक, this document needs to be authenticated by CA, CS, CMA, okay, or an advocate, और आपके कोई भी एक डेजिग्नेटेड पार्टनर, ठीक है, वो भी ये डॉक्यूमेंट लेके जाएगा। ये सबको इस डॉक्यूमेंट को ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आप लोग रजिस्ट्रार के पास में चले जाओगे, रजिस्ट्रार ये सब देखेगा, एग्जामिन करेगा और आपको रजिस्टर कर देगा एज अ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। Will examine the documents, okay, and register as LLP। देखो, यही चीजें मैंने यहाँ पे आपको पीपीटी में स्टेटमेंट्स फॉर्म में लिखी हुई हैं कि आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके रजिस्ट्रार के पास जाओगे, जिसको आपको ऑथेंटिकेट करवाना पड़ेगा CA, CS, CMA के थ्रू एंड एनी वन ऑफ द सब्सक्राइब मेंबर्स, दैट जितनी भी रिक्वायरमेंट्स थी LLP की वो सारी हमने कंप्लाई करी हैं। और रजिस्ट्रार शैल विद इन 14 डेज रजिस्टर द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स एंड गिव द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन टू LLP। तो इसको यहाँ पे लिख देते कि रजिस्टर जो है वो रजिस्ट्रार जो है वो 14 डेज के अंदर अंदर ये सारे काम को पूरा करेगा और रजिस्टर कर देगा LLP को एज अ LLP, ओके, और सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन भी दे देगा। Certificate shall be signed and authenticated by the registrar with the official seal of the registrar। ठीक है, यहाँ पे भी इसको लिख देते हैं। 14 दिन के अंदर अंदर वो ऐसा करेगा और आपको दे देगा क्या, आपको दे देगा सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ओके, और इसी सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन में उसकी सील भी होगी जो कि ऑथेंटिकेट करेगा उस डॉक्यूमेंट को।
ओके, विद ऑफिशियल सील। एंड यही जो है, इसी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन को माना जाता है द कंक्लूसिव एविडेंस कि आपकी एलएलपी जो है वो इनकॉर्पोरेट हो गई है। दिस इज द कंक्लूसिव एविडेंस that your LLP is incorporated. Once you receive the certificate of registration, तो वो उसी को आपकी conclusive evidence माना जाएगा कि आपकी एलएलपी इनकॉर्पोरेट हो चुकी है। और एक नोट दिया गया है कि अगर जो इन लोगों ने ऑथेंटिकेट करा था उसमें से कोई चीज़ फॉल्स थी, गलत थी, फिर भी सीएससीएमए एडवोकेट या जो आपका पार्टनर है उसने ऑथेंटिकेट किया था, जबकि इंफॉर्मेशन सबमिटेड जो थी वो फॉल्स थी, मतलब उन्होंने ध्यान से ऑथेंटिकेट नहीं करा, उन्होंने ध्यान से पूरे प्रोसेस को नहीं समझा, उस केस में उनके ऊपर इम्प्रिजनमेंट लग सकती है, 2 साल तक वो लोग जेल में जा सकते हैं, या फिर 10,000 का उनको फाइन लग सकता है, विच में ऑल्सो एक्सटेंड टू 5 लाख रुपीज। यस, देख लो, 10,000 तक फाइन लग सकता है, विच में ऑल्सो एक्सटेंड टू 5 लाख रुपीज। यस, ओके। अब कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट्स की मैंने आपको स्लाइड में जब एक्सप्लेन करा, बोर्ड पे लिखा, उसमें लिख दिया था, नेम होगा, प्रपोज बिजनेस होगा, रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस होगा, आपका नेम एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, और कोई भी इंफॉर्मेशन है तो वो भी हम लोग उसके अंदर जाके लिख देंगे। देन नेम ऑफ द एलएलपी। अब ये हम लोग फाइनली कुछ सेक्शंस की तरफ मूव करे हैं और हमारा वीडियो फटाफट खत्म होने वाला है। देखो, एलएलपी का जो नाम है ना वो किसी भी एग्जिस्टिंग एलएलपी से बहुत क्लोजली रिजेंबल नहीं करना चाहिए, या किसी भी एग्जिस्टिंग एलएलपी के ट्रेडमार्क से, जो हमारा ट्रेडमार्क्स एक्ट है 1999 का, उससे भी रिजेंबल नहीं करना चाहिए, उससे हमारा ट्रेडमार्क से रिजेंबल नहीं करना चाहिए। अगर रिजेंबल करता है तो क्या होगा? अगर रिजेंबल करता है ना, तो कोई भी और एलएलपी एक एप्लीकेशन दे सकती है टू द सेंट्रल गवर्नमेंट कि उस एलएलपी का नाम किसी और एलएलपी से बहुत क्लोजली रिलेट करता है। ठीक है, देखो, द नेम ऑफ द एलएलपी should not resemble too closely with existing LLP and if it does, अगर ऐसा हो रहा है तो कोई भी और LLP एक एप्लीकेशन दे सकती है टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, कि ऐसा ऐसा हो रहा है, और सेंट्रल गवर्नमेंट ये डायरेक्शन दे देगी। इस इंटीमेशन के 3 मंथ्स के अंदर अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी उस एलएलपी को टू चेंज इट्स नेम। ठीक है, मतलब जैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट को इंटीमेट किया गया, उसके उस डायरेक्शन के 3 मंथ्स के अंदर अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट बोल देगी उस एलएलपी को टू चेंज इट्स नेम बिकॉज इट इज टू क्लोजली रिजेंबलिंग द नेम ऑफ सम अदर एलएलपी। इतना समझ में आ गया? ओके। और यही जो एप्लीकेशन है ना, वो ये वाली एलएलपी की, इस एलएलपी का नाम बहुत क्लोजली रिजेंबल करता है एक एग्जिस्टिंग एलएलपी के साथ में, ये एप्लीकेशन, ये वाली एलएलपी सिर्फ 3 साल तक दे सकती है। ओके, कैन गिव अप टू 3 years ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द न्यू एलएलपी। समझ में आया? मतलब ये एलएलपी जिसका नाम बहुत क्लोजली रिलेट कर रहा है ना एक एग्जिस्टिंग एलएलपी के साथ में, इस एलएलपी के इनकॉर्पोरेशन के 3 सालों तक ही कोई और एलएलपी सेंट्रल गवर्नमेंट को ये एप्लीकेशन दे सकती है कि इस एलएलपी का नाम किसी और के साथ में रिजेंबल करता है। और सेंट्रल गवर्नमेंट को इंटीमेशन मिलने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट 3 महीने का टाइम देती है एलएलपी को अपने नाम को चेंज करवाने के लिए, कि तुम्हारे पास में 3 मंथ्स का टाइम है, तुम अपने नाम को चेंज करवा लो। ठीक है, चलो, ये चीज पूरी हो गई। ओके, अब अगर एलएलपी तो बोली, एलएलपी जो थी वो लॉस को मानने वाली थी, तो एलएलपी ने ये बोल दिया कि ठीक है, मैं अपने नाम को चेंज कर लूंगी, तो उस केस में क्या होगा? देखो, आप देखते हैं। इफ ऑन द इनिशियल रजिस्ट्रेशन बाय बॉडी कॉर्पोरेट रिजेंबल, ये तो मैंने आपको पूरा पढ़ाई दिया। ठीक है, दिस आई हैव कवर्ड, ये आप रीड कर लेना, मैंने आपको बोर्ड के थ्रू ये सारा एक्सप्लेन कर दिया है।
ठीक है, हम लोग चलते हैं इस वाली स्लाइड पे कि अगर एलएलपी अपने नाम को चेंज कर देती है, इट शैल इन्फॉर्म द रजिस्ट्रार ऑफ सच चेंज विद इन 15 days एंड रजिस्ट्रार शैल हैव टू प्रोवाइड अ न्यू सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन विद इन 30 days ऑफ रिसीट ऑफ सच इंफॉर्मेशन। यानी कि जैसे ही एलएलपी ने अपने नाम को बदला, एलएलपी ने अपने नाम को बदल दिया, उसके अगले 15 दिनों तक एलएलपी को उस इंफॉर्मेशन की हमने अपना नाम बदल दिया है रजिस्ट्रार जी, आप प्लीज कृपया करके हमारा न्यू नाम रजिस्टर कर दो। 15 दिन मिले हैं एलएलपी को ये बात रजिस्ट्रार को बोलने के लिए, और रजिस्ट्रार अगले 30 डेज के अंदर अंदर नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन उस वाली एलएलपी को इशू कर देगा जिसमें उस एलएलपी का न्यू नेम होगा। करेक्ट? ओके। एंड अगर एलएलपी कंप्लाई नहीं करती है इस डायरेक्शन के साथ में, तो सेंट्रल गवर्नमेंट खुद ही से उस एलएलपी का नाम चेंज करके कुछ और कर देगी, और फिर अगेन रजिस्ट्रार को उसको एक नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जिसमें नया नाम होगा एलएलपी का वो देना पड़ेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट खुद से ही उस एलएलपी का कोई और नाम रख देगी। ओके। अब इफेक्ट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होता है ना, देखो एलएलपी को रजिस्टर करवाने से यही आप एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी हो जाती है, आपका कानून की दुनिया में अपनी डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी हो जाती है। सो ये सारी चीजें यहीं पे लिखी हुई, इट इज केपेबल ऑफ सुइंग एंड बीइंग सूड, इट इज केपेबल ऑफ अपने नाम पे वो प्रॉपर्टी होल्ड कर सकती है, अक्वायर कर सकती है, सेल कर सकती है, डिस्पोज ऑफ कर सकती है। अगर आप खुद को रजिस्टर करवा लेते हो एलएलपी के फॉर्म में, तो आपके पास में ये सभी राइट्स आ जाते हैं। राइट, नाउ फाइनली द एंड ऑफ द टॉपिक, जहाँ पे हम लोग सिर्फ कुछ मिसलेनियस पॉइंट्स की बात करेंगे और हमारा सारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देखो म्यूचुअल एजेंसी, देखो म्यूचुअल क्या होता है, इसको करेक्ट कर लो, इट इज म्यूचुअल। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब है कि जो सभी पार्टनर्स है ना, ऑल द पार्टनर्स दे आर एलएलपी के एजेंट्स, आपस में पार्टनर्स की कोई एजेंसी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल राम, मोहन, श्याम, ये 3 पार्टनर्स हैं, ये तीनों के तीनों एलएलपी के एजेंट्स हैं। यानी जो भी ये एक्ट करते हैं उससे वो एलएलपी को बाइंड करते हैं। मैंने एज अ पार्टनर कोई भी एक्ट करा तो मेरे एक्ट के लिए एलएलपी लाइबल है, मेरे एक्ट के लिए मेरा साथ वाला पार्टनर लाइबल नहीं है, मेरे एक्ट के लिए वो एलएलपी लाइबल है, बिकॉज आई एम द एजेंट ऑफ द एलएलपी, आई एम नॉट द, ये आपस में एजेंट नहीं है, ये सब मिलके एलएलपी के एजेंट है। ओके, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअल एजेंसी। एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में ये पावर है कि वो एलएलपीज को जाके इन्वेस्टिगेट कर सकती है, कुछ भी उसको लगता है गड़बड़ घोटाला चल रहा है एलएलपी के अंदर, सेंट्रल गवर्नमेंट जाएगी और इन्वेस्टिगेट कर देगी। एंड एवरी फॉर्म और एप्लीकेशन इज टू बी फाइल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। आपकी साइट है www.mca.gov.in, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है। वहां पे जाके जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है अपलोड करने हैं, साइन करने हैं, ई फाइलिंग होती है, आज की डेट में जमाना ई फाइलिंग का है, तो आपको ये सब www.mca.gov.in पे जाके करना पड़ता है, और आपको अपने डेजिग्नेटेड पार्टनर का इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर भी यहाँ पे करवाना पड़ता है। So with this we come to the end of this chapter, advantages and limitations we've already covered as an LLP. With this we have come to the end of this chapter and I hope आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आई होगी। This was the one shot revision class जिसमें मैंने आपको समझाया भी है, लॉजिक्स भी दिए हैं बीच बीच में जितने बनते थे ऑफ द चैप्टर ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। एंड आपके जो भी क्वेश्चंस हो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, आई विल बी हैप्पी टू आंसर देम एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन शॉट रिविजन। टिल देन स्टे ट्यून्ड, अच्छे से पढ़ाई करो और मोटिवेटेड रहो, बिकॉज इस अपकमिंग एग्जामिनेशन में हमें रॉक करना है और पास होकर दिखाना है। I will be waiting for your success in the examination. Please make me proud. Thank you so much. Bye bye.